हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 में होने वाले एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चन यानी बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? शैक्षिक प्रतिस्पर्धा, ग्रेड प्रतिस्पर्धा, ड्रामा एवं नाटकों में अभिनय, प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिताएं। तो इसमें कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यह है प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिता, यानी पहला का चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न, बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? उसके मुख आकर्षण द्वारा, उसके अंतर निरीक्षण द्वारा, मनोहारिक परिवर्तनों द्वारा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है, यानी दूसरा का चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, वह संवेग जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है, भय, सामान्य उत्तेजना, दुख, प्रसन्नता। तो सबसे पहले दृष्टिगोचर होने वाला संवेग इसमें कौन सा है? ये होता है सामान्य उत्तेजना, यानी तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, वह अवस्था जिसमें एक किशोर बालक बालिका प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेता है। लड़कों के लिए 15 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष, लड़कों के लिए 12 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 22 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 24 वर्ष। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक और बालिका प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेते हैं? वह है लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, चौथा का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, बालकों में रुचियों संबंधी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है वे निम्न में से किसका परिमाण है? आयु का, लैंगिक विविधता का, आनुभाविक पृष्ठभूमि का, प्रदत्त अवसरों का। तो ये किसका है? आनुभाविक पृष्ठभूमि का, यानी पांचवा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न, प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था का आधार है। बालक का अपनी माता पिता के प्रति प्यार, बालक का अपने भाई व बहन के प्रति प्यार, बालक का स्वयं के प्रति प्यार, बालक का अन्य बालकों के प्रति प्यार। तो प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था का आधार इसमें माना जाता है बालक का स्वयं के प्रति प्यार, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, छठवां का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, एक छोटा बालक एकांत स्थान में डरने लगता है। इसका कारण यह है कि बालक में समुदाय की भावना जन्मजात पाई जाती है, बालक में जन्मजात भय संवेग पाया जाता है, बालक में अनुबंधन पाया जाता है, बालक में सहायता की बुनियादी आवश्यकता उपस्थित रहती है। तो एकांत स्थान में बालक क्यों डरने लगता है? कि बालक में अनुबंधन पाया जाता है, यानी 7 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न इसमें, एक बालक में भय संवेग के उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? रोएदार प्राणी, अंधकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती वस्तु, खेल कूद प्रतियोगिता। तो भय संवेग उत्पन्न करने का स्वाभाविक उद्दीपक इसमें क्या है? वह अंधकार युक्त स्थान है, यानी 8 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 9वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? नियमित रूप से कक्षा शिक्षक के द्वारा, विशेष व्यायाम शिक्षक के द्वारा, विद्यालय की नर्स के द्वारा, कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? वह कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 9 का चौथा ऑप्शन। 10वां प्रश्न है, संवेग से हमारा तात्पर्य निम्न में से किससे है? बालक की विशेष दशा में दिए गए उत्तर से, बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया से, बालक की उद्दीप्त अवस्था किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त करने में, बालक के असंगठित व्यवहार से। तो संवेग से हमारा तात्पर्य क्या है? कि बालक की उद्दीप्त अवस्था किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त करने में होती है, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बालक की वह अवस्था जिसमें उसका खेलकूद संबंधी रुचि के प्रति अधिकतम विकास होता है। प्राथमिक बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, अंतिम किशोरावस्था।
तो किस में होता है, वह पूर्व किशोरावस्था में, यानी 11 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न। भय, संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? दोनों के अंतर्निहित कारकों में समानता द्वारा, क्रोध से उत्पन्न अनुबंधन द्वारा, दुख की समरूप भावना द्वारा, दोनों में समरूपता द्वारा। तो जो भय संवेग होता है तथा क्रोध में निकटतम संबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह होता है दुख की समरूप भावना द्वारा, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आते हैं। करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगता है? शारीरिक शक्ति के क्षेत्र में, उत्तम मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में, व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में, बौद्धिक विकास के क्षेत्र में। तो 11 वर्ष की उम्र में बालकों में कौन से लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं? वह होता है उत्तम मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 14वां आते हैं। एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है? वातावरण संबंधी शक्तियां, ग्रंथि असंतुलन, व्यक्ति की आवश्यकताओं की असंतुष्टि, मूल प्रवृत्तियां। तो ये होता है मूल प्रवृत्तियां जो होती है न्यूनतम प्रभाव डालती है उसके व्यवहार पर। 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है। शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? शिशु की उच्चतम उत्तेजना के आधार पर, शिशु की केंद्रीय स्नायु तंत्रिका के विकास के आधार पर, शिशु में विद्यमान अधिकतम ऊर्जा शक्ति के आधार पर, शिशु के मस्तिष्क में निम्नतम विभेदनशीलता के आधार पर। तो संपूर्ण गति प्रकट करने वाला आधार कौन सा है? इसके व्यवहार में संपूर्ण गति प्रदान करने वाला इसमें शिशुओं के केंद्रीय स्नायु तंत्रिका के विकास के आधार पर, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न है। निम्नलिखित से वह कथन जो शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है? विभेदनशीलता, सामान्यीकरण, जन्मजात गुण, एकात्मकता। तो ये होता है सामान्यीकरण, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 17 है। बालक के शारीरिक विकास में वृद्धि प्रायः निम्नलिखित सभी कारकों से प्रभावित होती है, किंतु वर्तमान शोध अध्ययनों से निम्नलिखित कारकों को अमान्य घोषित किया गया। सामाजिक आर्थिक स्तर, युद्ध एवं उनसे उत्पन्न विभीषिकाएं, मानसिक आयु, मांसपेशी समंजन। तो किसको माना गया? मांसपेशी समंजन को अमान्य घोषित किया गया, यानी 17 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 18 प्रश्न आते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के संबंध में वह कथन जो वातावरण संबंधी प्रभावों के विषय में सत्य है? जन्मजात होने तक वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है। वातावरण संबंधी कारक गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बालक का प्राकृतिक व्यवहार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि बालक में शिक्षण द्वारा सीखने का विवेक उत्पन्न नहीं हो पाता है। जो भी परिवर्तन बालक की आनुवंशिकता में किए जा सकते हैं वे बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। तो वातावरण संबंधी प्रभाव के विषय में कौन सा इसमें सत्य है? वह इसमें चौथा सत्य है कि जो भी परिवर्तन बालक की आनुवंशिकता में किए जा सकते हैं वे बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। 18 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 19 इसमें शिशु विकास के संदर्भ में वैयक्तिकता का तात्पर्य है विभिन्न सामाजिक नियमों के मध्य विभेद करना, शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना, शिशु द्वारा पारिवारिक नियमों का विरोध करना, शिशु में विभिन्न योग्यताओं का विकास करना। तो ये कहता है शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना, यानी 19 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न आते हैं। बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है वह है मूल प्रवृत्त्यात्मक, स्थानीय प्रतिवर्त, यादृच्छिकृत क्रियाएं, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। तो क्या होता है? संपूर्ण शरीर से क्रियाएं जो होती हैं वह पूर्व बाल्यावस्था संबंधी व्यवहार प्रकट करती हैं। तो 20 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 प्रश्न है। क्या कारण है कि शिक्षण के समय शिक्षक बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान देना पसंद करता है? बालक की स्वाभाविक विकास गति में न्यूनतम हस्तक्षेप, कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान करने के लिए,
जब तक छात्र किसी अधिगम कौशल के प्रति उपयुक्त अभिवृत्ति प्रकट करे तब तक उसके शिक्षण को टाल देना चाहिए। यदि बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास की कुछ मात्रा में हानि भी होती है, फिर भी छात्र के सामाजिक एवं शारीरिक विकासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो इसमें सही उपयुक्त कथन कौन सा होगा? दूसरा होगा। इसमें कक्षा संबंधी अनुभव को परिपक्वता दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान करने के लिए ये पसंद किया जाता है। नेक्स्ट आता है 22वां प्रश्न, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेमगस्टहर्ड का, कोलहरबर्ग का, स्किनर का, पियाजे का। तो ये जो कथन है किसका है? हेविंगहर्स्ट का है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, 22 का पहला। नेक्स्ट आते हैं इसमें 23वां, निम्न में से मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या है? संवेगात्मक रूप से अस्थिरता, रुचियों का सीमित होना, निरंतर अव्यवस्था का होना, उपरोक्त सभी। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालों की विशेषता इसमें क्या है? ये उपरोक्त सभी है, यानी 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 24 है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है इसमें बौद्धिक विकास है, यानी 24 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25वां प्रश्न, निम्न में से प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है? गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यक्तियों के चयन की समस्या, उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की इसमें समस्या क्या है? ये उपरोक्त सभी है, यानी 25 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 26 है, विशिष्ट बालक का संबंध निम्न में से किसके साथ है? बुद्धि स्तर के, निष्पत्ति स्तर के, आर्थिक स्तर के, सामाजिक स्तर के। तो किसके साथ है? बुद्धि स्तर के, यानी 26 का पहला ऑप्शन सही होगा। फिर 27 प्रश्न आते हैं, एक शिक्षक के लिए पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत रूप से उनका ध्यान रखना, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आवश्यक है, यानी 27 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 28 निम्न में से प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि क्या है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए भी क्या है? उपरोक्त सभी कक्षाएं उपयुक्त हैं शिक्षण हेतु। तो 28 का चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं 29 प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, मौलिकता। इसमें क्या है? ये मौलिकता मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, यानी 29 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 30वां है, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? स्मृति स्तर तक, अवबोध स्तर तक, चिंतन स्तर तक, मूल्यांकन स्तर तक। तो न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए एक उत्तम शिक्षक को? वह होता है अवबोध स्तर तक, यानी 30वां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए। तो ये बाल विकास CDP के 30 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, जो के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।